हाँ, डेंगू पार्ट 3। जैसा कि अब ये डेंगू का लास्ट पार्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हम आपके साथ इस पर चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारी बातें इसके बारे में आपको बता दी गई हैं। और अब जो है इसमें कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं। जैसे आपको कल बताया गया था ये 3 तरह के, फेब्राइल और ये डेंगू हेमोरेजिक और ये डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इसमें पहला हो गया था। अब हम चर्चा करेंगे डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या है? जैसा नाम वैसा काम। डेंगू का मतलब आप जानते ही हैं, एक बीमारी है, फीवर है एक तरह का। तो इसमें खास बात क्या है? तो हेमोरेजिक फीवर, यानी ऐसा बुखार जिसमें हेमोरेज की कंडीशन बन सकती है, यानी ब्लीडिंग की कंडीशन बन सकती है। इसलिए इसको हम नाम देते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ऐसा बुखार जिसमें हेमोरेज की कंडीशन बने, यानी ब्लीडिंग के चांसेस बनते हों, और वो ब्लीडिंग व्यक्ति के लिए प्राणघातक हो सकती है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि इस फीवर में, जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, इसमें कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। किस आधार पर आप ये कह पाएंगे कि यह डेंगू हेमोरेजिक फीवर है। तो पहली बात यह है कि इसमें व्यक्ति का बुखार जो है वो कंटिन्यूसली एक रेगुलरिटी में बना रहता है, न घटता है न बढ़ता है। ये बराबर फेब्राइल कंडीशन में उसको डाल के रखता है और उसका फीवर लगातार बना रहता है। दूसरा जो इसमें लक्षण मिलेगा वो होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है भाई? तो जैसा नाम वैसा काम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये देखिए इसमें 3 टर्म मिले हुए हैं, एक है थ्रोम्बो, दूसरा साइट और तीसरा पिनिया। थ्रोम्बो से मतलब थ्रोम्बस, थक्का बनना, और साइट माने सेल। वह सेल जो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है, काम करती है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। और पिनिया का मतलब ऐसी सेल का जो काउंट है वो नॉर्मल से बिलो आ जाए, घट जाए, तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी ब्लड में ये जो थ्रोम्बोसाइट, या जिसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम इसका है प्लेटलेट्स। तो इसका जो नॉर्मल काउंट होता है, तो पहले उसको भी आपको जानना चाहिए। तो हम आपको लगे हाथ से बता दें कि ये जो थ्रोम्बोसाइट है इसका नॉर्मल काउंट कितना माना जाता है। तो एक 150 लाख से लेकर के 4 लाख तक ही माना जाता है। नहीं, 1.5 लाख से लेकर के 4 साढ़े 4 लाख तक इसका नॉर्मल काउंट माना जाता है। जब ये 1.5 लाख से नीचे आने लगता है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी ब्लड में ये जो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स है उसकी संख्या नॉर्मल से कम दिख रही है। तो ये कंडीशन होती है इसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर में, और यही वो फैक्टर है जो इस फैक्टर को जन्म देता है। जब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लीडिंग हो सकती है। जब ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगी। तो यही वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जो डेंगू में, डेंगू हेमोरेजिक फीवर की का कारण बनती है। और इसमें क्या लक्षण मिलता है? पॉलीसीरोसाइटिस। पाली का मतलब बहुत, एक से अधिक, और सीरोसाइटिस का मतलब हमारे शरीर में ये सिरोसा मेम्ब्रेन बहुत जगह पाई जाती हैं, तो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग की स्थिति बन जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीसीरोसाइटिस। जैसा कि आपको बताया भी गया है कि ये जो आपका डाइजेस्टिव कैनाल है वो 4 लेयर का बना हुआ है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं सिरोसा लेयर, यानी वो सीरस लेयर है। तो इस तरह और भी कई जगह सीरस लेयर पाई जाती हैं। तो खास तौर से ये जो डाइजेस्टिव कैनाल का जो लेयर है, आउटर लेयर है, सिरोसा जिसको आप बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
और क्या लक्षण मिलता है? हीमो कंसंट्रेशन, यानी ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। और क्या मिलता है लक्षण? पेन एब्डामेन, यानी जब सिरोसा में इन्फ्लेमेशन होगा तो पेट में पेन की प्रॉब्लम तो होएगी। तो ये लक्षण आपने देखा, कैसे देखा कि बुखार का लगातार बने रहना, यानी उसका बुखार कम बेसी नहीं होता है, एक टेम्परेचर लगातार बना रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है फिर भी वो बुखार से दूर नहीं हो पाता, बुखार तो रहेगा। और दूसरा लक्षण बताया गया थ्राम्बोसाइटोपिनिया, यानी ब्लड में प्लेटलेट्स या थ्राम्बोसाइट की संख्या का, काउंट का लेस देन नॉर्मल होना, जो इसका नॉर्मल रेंज है उससे कम हो जाना। तीसरा जो लक्षण बताया गया है वो है पॉलीसिरोसाइटिस, यानी ये जो सिरोसा मेम्ब्रेन होती हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए। और क्या मिलेगा लक्षण? हीमो कंसंट्रेशन, ब्लड जो है कंसंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और क्या मिलेगा? पेन एब्डोमेन, यानी उदर गुहा में दर्द की अनुभूति होगी पेशेंट को, वो बताएगा कि मेरे पेट में दर्द की फीलिंग हो रही है, मैं इससे परेशान हूँ। अगला लक्षण क्या मिलेगा? स्किन पर लाल चकत्ते, छोटे छोटे दाने के रूप में दिखने लगते हैं। तो चकत्ते बहुत सारे होते हैं लेकिन आकार में थोड़ा छोटे होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं। अगला लक्षण इसमें क्या मिलेगा? रोग के लक्षणों में सुधार। ये जो पहला फेज बताया गया था तो उसमें अब धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें आपको बताया गया था कि जब फेब्राइल फेज का एंड होता है, यानी टेम्परेचर सामान्य की तरफ आता है, तो वहाँ पर एक रिस्क फैक्टर पैदा हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं शाक। उस व्यक्ति के साथ में जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो 8वां जो लक्षण बताया गया वही है कि रोगी के शाक में जाने की आशंका। जब उसके लक्षणों में सुधार होता है, उसका फीवर भी नॉर्मल की तरफ आने लगता है, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर पैदा होता है। वो होता है कि हो न हो कहीं यह शाक में न चला जाए। ठीक है, तो ये रहा डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसका नाम क्यों पड़ा आपको बता दिया गया। इसके लक्षण ये जो 7-8 आपको दिखाए गए ये भी बता दिए गए। अब आइए हम जो इसकी तीसरी कंडीशन है उसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक का मतलब, शॉक से मतलब क्या समझते हैं? यानी ब्रेन में सडनली उस स्ट्रक्चर्स का डैमेज हो जाना और व्यक्ति अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है। और सिंड्रोम का मतलब बहुत सारे लक्षणों का गुच्छा, समूह। तो ये डेंगू की वजह से पेशेंट अगर शॉक में जाता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसमें देखिए पहला है कि रोगी का शरीर ठंडा हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उसका शरीर जो है कोल्ड हो जाता है। और दूसरा लक्षण क्या मिलता है? पल्स रेट का बढ़ जाना, यानी उसका जब आप पल्स रेट काउंट करेंगे तो यह बढ़ी हुई मिलेगी, नॉर्मल देन मोर देन नॉर्मल रेंज, नॉर्मल काउंट जो वास्तव में एक स्वस्थ व्यक्ति में पल्स का रेट होना चाहिए तो उससे यह कुछ बढ़ी हुई होगी, इसका रेट कुछ बढ़ा होगा। और क्या मिलेगा? ब्लड प्रेशर का घट जाना। अब इस कंडीशन में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, यानी वो हाइपोटेंशन में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का घट जाना, यानी हाइपोटेंशन। चौथा लक्षण मिलेगा इरिटेबिलिटी का बढ़ना, यानी ये जो पेशेंट है डेंगू का, उसमें अत्यधिक बेचैनी बढ़ जाती है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अगला लक्षण क्या मिलेगा? सीवियर एब्डोमिनल पेन, यानी उसके पेट में सीवियर दर्द होगी, हल्की फुल्की दर्द नहीं होगी, लेकिन वो परेशान तो होगा ही। तो ये सीवियर ग्रेड की कैटेगरी का पेन होता है। कहाँ? एब्डोमेन में, यानी पेट में असह्य दर्द उसको महसूस होता है। और क्या होता है? उचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु। अगर इन लक्षणों पर काबू न पाया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट रोगी को नहीं मिला,
तो फिर अंततोगत्वा उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सब एक जो लक्षणों का सिंड्रोम है, ये आपने देखा, क्या देखा कि शरीर का ठंडा हो जाना, पल्स रेट का मोर देन नॉर्मल हो जाना, ब्लड प्रेशर का घट जाना, बेचैनी का बढ़ जाना, पेट में सीवियर दर्द होना और प्रॉपर ट्रीटमेंट के अभाव में अंततोगत्वा व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। तो ये सब लक्षण मिलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम में। अब वास्तव में ये डेंगू है या कुछ और है, तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। तो डायग्नोसिस में हम क्या आधार बनाते हैं, जिनके आधार पर हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला जो रोगी है, व्यक्ति है, ये वास्तव में डेंगू से ही पीड़ित है। तो इसमें हम उसके जो क्लिनिकल लक्षण मिलते हैं उन्हीं को आधार बनाते हैं। और क्या, थ्राम्बोसाइटोपिनिया एवं हीमो कंसंट्रेशन की जांच करते हैं। पैथोलॉजी में उसका ब्लड का सैंपल भेज करके हमें पता लगा लेते हैं कि वास्तव में इसकी जो थ्राम्बोसाइट्स हैं वो नॉर्मल रेंज में हैं या फिर लेस देन नॉर्मल रेंज में हैं। तो ये चीज़ें पॉजिटिव मिलती हैं। अगर थ्राम्बोसाइटोपिनिया मिलती है यानी प्लेटलेट्स का काउंट घटा हुआ है और उसका ब्लड कंसंट्रेशन गाढ़ा हो गया उसका ब्लड, तो ये अगर लक्षण मिलते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये डेंगू से पीड़ित व्यक्ति है। जो तीसरा बताया गया टर्नीक्वेंट टेस्ट, यह एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम डेंगू की और डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, कौन सा, टर्नीक्वेंट टेस्ट, अगर पॉजिटिव है तो हम मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो बेड पर पड़ा हुआ है और ये तमाम दिक्कतें झेल रहा है, वो वास्तव में डेंगू का ही संक्रमण झेल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, क्लिनिकल लक्षणों को आधार बनाना होगा और प्लेटलेट्स का काउंट करना पड़ेगा। यदि वो सामान्य से कम है तो फिर ये संकेत करता है कि यह डेंगू पीड़ित व्यक्ति है। और क्या देखना होगा, उसके ब्लड का कंसंट्रेशन की जांच करनी होगी। और क्या करना होगा, डेंगू की जांच के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको कहते हैं टर्नीक्वेंट टेस्ट। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर तो 100% वह व्यक्ति डेंगू से पीड़ित ही है। और क्या करते हैं, कल्चर द्वारा डेंगू वायरस का पता लगाना। इसमें हम ब्लड का कल्चर करके ये पता लगाते हैं या पता कर लेते हैं कि वास्तव में यह व्यक्ति डेंगू का संक्रमण झेल रहा है और डेंगू से ही ये संक्रमित है। अब तो ये डायग्नोसिस तो बन गई कि जो व्यक्ति आपके पास इलाज के लिए आया है वो वास्तव में डेंगू से सफर कर रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपको तुरंत बिना किसी विलंब के उसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमें करना क्या होगा कि डेंगू का कोई विशेष उपचार नहीं बताया गया है, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। हम सिम्टोमेटिक यानी वही क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुखार की स्थिति बुरी है, बुखार है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो हम उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए कुछ एंटीपायरेटिक्स दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल। ये पैरासीटामॉल आजकल हर आदमी के जुबान पर रहता है। तो बुखार को डाउन करने के लिए हमें पैरासीटामॉल का यूज अवश्य करना चाहिए। इसके बावजूद यदि नीड हो तो उसे फिर ये कोल्ड स्पॉन्ज भी करना चाहिए ताकि उसका बुखार तेजी से सामान्य की तरफ वापस आए। और क्या करना चाहिए, रोगी को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह देनी चाहिए, यानी उसे किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज से विड्रॉ करना होगा, दूर करना होगा। और उसको आप सलाह देंगे कि भाई आप पूरी तरीके से बिस्तर पर रहिए, आपको हिलने डुलने घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट लेंगे तो फिर आपका इलाज आसान हो जाएगा और आपको दवा से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, पेशेंट को हमें एडवाइस करना होगा, ये राय देनी होगी कि पहला काम आप ये करिए कि कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहिए। और क्या करना होगा,
मुंह द्वारा तरल आहार देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को लिक्विड फॉर्म में फूड देना चाहिए। थ्रू द ओरल, मुंह के द्वारा लिक्विड फूड ही भरसक देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अगर वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, अगर उसे बार बार उल्टियां हो जा रही हैं, आप जो कुछ भी दवा दे रहे हैं या फिर खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, रिजल्ट क्या निकला कि उल्टी हो गई और वो सब कुछ फिर बॉडी के बाहर आ गया, तो फिर आपके देने का लाभ क्या मिलेगा। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर हमें एंटी इमेटिक ग्रुप में जाना होगा। ये एंटी इमेटिक क्या है, तो एंटी का मतलब अपोजिट, इमेटिक का मतलब इमेसिस शब्द यानी वोमिटिंग को रोक के एंटी काम करने वाले ड्रग्स। इसमें मुख्य रूप से जो आजकल एक बहुत ही प्रचलित ब्रांड है उल्टी को रोकने का, वोमिटिंग को कंट्रोल करने का, तो उसका नाम है पेरिनाल। प्राय इसको आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में, इसका इंजेक्शन फार्म भी आता है, टैबलेट फार्म में भी आता है, और किट के केस में ये लिक्विड फार्म में भी अवेलेबल है। तो अगर उल्टी की प्रॉब्लम है इस तरह के पेशेंट को, तो हमें एंटी इमेटिक ग्रुप की दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, उसको हमें मॉनिटर करना होगा कि कहीं उसके शरीर से पानी का जो निर्जलीकरण हो रहा है, उसके शरीर से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर उल्टी या पसीने के माध्यम से बॉडी के बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं वो क्या नाम है, डिहाइड्रेशन की स्टेज में तो नहीं चला गया। अगर उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दिखने लगे तो फिर हमें शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए हमें फिर आईवी फ्लूइड की जरूरत होगी। अगर उसमें डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके शरीर में सामान्य से कम पानी और सामान्य से कम इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित हैं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे आईवी फ्लूइड देना चाहिए, ताकि उसका जो ये वाटर लेवल है और इलेक्ट्रोलाइट ये इसका बैलेंस बना रहे। और अगला जो उपाय बताई गई वो है रोगी के वाइटल साइन की लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वाइटल साइन आप जानते हैं क्या होता है, तो पल्स देखिए, रेस्पिरेशन देखिए, हार्ट रेट देखिए, टेम्परेचर देखिए, तो ये सब वाइटल साइंस कहे जाते हैं। तो इनकी मॉनिटरिंग आपको करनी चाहिए कि इन लक्षणों में क्या कुछ आपको मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिसबैलेंस हैं। रेस्पिरेशन की रेट क्या चल रही है, पल्स की रेट क्या चल रही है, हार्ट का रेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या है, तो इन सबको हमें लगातार मॉनिटर करना होगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत मिलती है तो तुरंत हमको उसके लक्षणों के आधार पर उससे निजात दिलाने के लिए उस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम है तो हमें प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन भी करना चाहिए। अगर उसके बॉडी में ब्लड का लेवल भी कम है तो फिर हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी करना चाहिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। तो हमें क्या करना होगा, अगला उपाय कि अगर प्लेटलेट्स और ब्लड ये दोनों सामान्य से कम अगर हैं तो हमें तुरंत प्लेटलेट्स या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए ताकि रोगी की जान बचाई जा सके। और उपाय क्या करना चाहिए, रोगी एवं उसके परिजनों को मानसिक सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये दवा से भी ज्यादा लाभ करता है मानसिक सपोर्ट। जब आप या कोई स्वास्थ्य कर्मी या कोई डॉक्टर, कोई नर्स जब पेशेंट को मानसिक रूप से ये समझाने में सफल हो जाता है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आप रेगुलर दवा करिए, दवा में नागा ना करिए, गैप ना करिए, जो उचित खाने पीने का डोज या जो भी खाने पीने की चीज़ें बताई जा रही हैं उस हिसाब से आप इसको इंटेक करिए, और जो आपको ये भोजन बताया गया उसी हिसाब से आप आहार भी लीजिए। तो ये तमाम बातें, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो करते हैं अपने व्यवहार में
अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। ये डेंगू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये डेंगू को ठीक करना तो मेरे हाथ में है। मैं ऐसा इलाज आपको दूंगा कि ये डेंगू आपके लिए छू मंतर हो जाएगा और आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। तो अब हम आएंगे अगले पॉइंट पर, वो है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी डेंगू से बचने के उपाय और उसको कंट्रोल करने के उपाय के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें 2-4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि आप हर कम्युनिकेबल डिजीज में देखे हैं कि कैसे इनको प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, उसी प्रकार से डेंगू में भी हमें इसके कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको हमें व्यवहार में ढालना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि रोगी की प्रिमिटिव स्टेज में ही खोज करके, डिटेक्शन करके और उसको चिन्हित करके और उसी समय बिना विलंब किए हुए उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए उसके लक्षणों के आधार पर। फिर बाद में जो जरूरत होगी वो देखा जाएगा, लेकिन जैसे ही पता लगे कि हाँ यह व्यक्ति डेंगू पीड़ित है तो तुरंत उसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो हमें शुरू कर देना चाहिए। चिकित्सा के अभाव में व्यक्ति की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती हैं। और दूसरा जो उपाय हमें करना चाहिए, मच्छरों से बचाव, विशेष रूप से एडिस एजिप्टी मच्छर से बचाव, क्योंकि यही वो मच्छर होता है जो डेंगू होने का कारण बनता है। बहरहाल मच्छर तो बहुत सारे आते हैं, बैठते हैं, बाइट करते हैं, उड़ जाते हैं। इसमें आप किसी को पहचानते तो हो नहीं कौन एनाफिलीज है और कौन एडिस इजिप्टी है, लेकिन इतना मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये जो एडिस इजिप्टी होता है ये थोड़ा भद्दे शरीर का होता है और ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ने में फेल्योर होता है। तो यह प्रायः घुटनों के नीचे ही बाइट करता है। अगर इस तरह से भारी भद्दी शरीर का अगर कोई मच्छर दिखे, थोड़ा आकार में बड़ा दिखे, तो आपको ये मानना चाहिए कि हो सकता है कि ये डेंगू वाला एडिस इजिप्टी तो नहीं। तो मच्छरों से बचाव के रूप में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले और सबसे चीपेस्ट साधन और सर्वसुलभ साधन जो हमारे पास हमारे समाज में अवेलेबल है उसका नाम है मच्छरदानी। यानी जब आप सोने जाते हैं तो उस समय मच्छरदानी का यूज अवश्य करें ताकि सोते समय मच्छर आपको बाइट करने में फेल्योर हो जाए। अगर वो फेल्योर हो गए तो फिर आपको डेंगू से कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। तो क्योंकि मच्छरदानी ऐसा साधन है कि इसको हर समय आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसका यूज आप सोने के समय ही कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे ब्रांडेड लोशंस मिलते हैं, क्रीम मिलते हैं और ये मच्छरों को भगाने वाली कुछ कॉइल्स भी मिलती हैं जिनके प्रयोग से आप मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। ये जो बॉडी क्रीम या लोशंस होते हैं इनको शरीर पर लगाने से ये लाभ होता है कि इनकी गंध मच्छरों को पसंद नहीं होती है, इसलिए वो आपके पास आते नहीं हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। जब वो दूरी बना लेंगे तो फिर डेंगू का खतरा तो टल ही जाएगा। और क्या करना चाहिए? आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हाथ और पैर खुले न हों, यानी पूरे पैर का पाजामा पैंट जो भी कह लीजिए, लोअर, उसको यूज करिए। फिर पूरे पाँव का शर्ट पहनिए ताकि इस मच्छर के बाइट से आप अपने हाथ पैर को बचा सकें। अगला उपाय क्या बताया गया? डेंगू से बचाव में स्वास्थ्य शिक्षा का बहुत महत्व होता है। स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ही कारगर उपाय मानी जाती है इन कम्युनिकेबल डिजीजेज में, बैक्टीरियल डिजीजेज या फिर वायरल डिजीजेज में। इसका लाभ ये होता है कि जब व्यक्ति को ये अवेयरनेस हो जाती है, जानकारी हो जाती है कि ये जो डेंगू नाम का बुखार है जिसको आप हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी, कुछ स्टेजेस पैदा होती हैं कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है, यानी ये प्राणघातक भी हो सकता है। तो यदि आप स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जन साधारण को बताने में सफल हो जाते हैं कि भाई देखिए इतना खतरनाक बीमारी है, ये मच्छर के काटने से होती है, आप मच्छर से अपने को बचाइए, मच्छरदानी लगाइए, कॉइल्ड का यूज करिए,
किसी लोशन का यूज करिए, किसी क्रीम का यूज करिए, या फिर अपने शरीर को ढक करके रखिए, पैरों को हाथों को खुला न रखिए, उनको पूरा कवर करने वाले कपड़ों को आप पहनिए। तो ये जब पता लग जाता है कि इसका कारण यही है, तो उन कारणों को आप दूर करने के लिए वैसा ही उपाय अडॉप्ट करिए। सोते समय मच्छरदानी का यूज करिए। अगर इसका बाइट नहीं होगा तो फिर डेंगू हो ही नहीं सकता। तो ये कारण अगर मालूम हो जाए व्यक्ति को, उसके लक्षण मालूम हो जाएं, उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या क्या लक्षण एक व्यक्ति में दिखें, तो आपको मान लेना चाहिए कि यह डेंगू का ही संक्रमण है। तो उसका बचने की उपाय अगर वो जान जाए, हर आदमी जान जाए, तो फिर डेंगू की महामारी फैलने को रोकना बड़ा आसान हो सकता है। और इसीलिए स्वास्थ्य शिक्षा का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर व्यक्ति को इन बारे में, इसके लक्षण के बारे में, इसके कारण के बारे में, इसकी गंभीरता के बारे में, इससे बचने के उपाय के बारे में, इसको कंट्रोल करने के उपायों के बारे में, ये सारी जानकारी अगर हर आदमी को करा दी जाए, तो फिर हर आदमी अलर्ट हो जाएगा और इस मॉस्किटो बाइट से अपने को बचाएगा। तो फिर ये डेंगू की महामारी कतई ये फैल नहीं सकती, ना ही ये कम्युनिकेबल डिजीज का रूप ले पाएगी। तो हमें इन तमाम बिंदुओं को याद रखना होगा। अब हम ये डेंगू पार्ट 3 में डेंगू की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगले एपिसोड में हम किसी नए बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप मेरी वीडियो कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए, क्योंकि एक सीरीज चल रही है, और कोई सीरीज अगर आपने एक गैप कर दिया तो फिर दूसरे की कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो आप मेहनत भी करें, उसका लाभ भी ना मिले तो क्या फ़ायदा। इसलिए आप डेली मेरी वीडियो को पढ़ते रहें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कांटेक्ट करके आप अपना शंका समाधान भी कर सकते हैं।